Everyone, welcome to Easy Nursing Platform. Today, we are going to study about external ear deformities. अब डिफॉर्मिटीज़ होती क्या हैं? डिफॉर्मिटीज़ जो भी हमारा फिजिकल स्ट्रक्चर होता है या फिर आउटर स्ट्रक्चर होता है उसमें कोई भी एबनॉर्मलिटी आना उसको बोलते हैं हम डिफॉर्मिटीज़. सो एक्सटर्नल ईयर डिफॉर्मिटीज़ में हमारे पास 4 या 5 डिफॉर्मिटीज़ होती हैं. पहली हमारे पास है कप्ड ईयर्स. कप्ड ईयर्स में क्या है, जो हमारे ईयर का ऊपर वाला हिस्सा वो बेंड हो जाता है कप की शेप में, उसे बोलते हैं हम कप्ड ईयर्स. नेक्स्ट है हमारे पास प्रोमिनेंट ईयर्स. प्रोमिनेंट ईयर्स में हमारे ऊपर कान का ऊपर वाला हिस्सा या फिर नीचे वाला हिस्सा बढ़ जाएगा, उसे हम बोलते हैं प्रोमिनेंट ईयर्स. नेक्स्ट है हमारे पास स्टेल्स ईयर्स. स्टेल्स ईयर्स को हम पॉइंटेड ईयर्स ही बोलते हैं. इसमें जो हमारी ईयर का ऊपर वाला हिस्सा होगा वो पॉइंटेड होगा, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हो. पॉइंटेड ईयर्स, ऊपर वाला हिस्सा पॉइंट हो रखा है. नेक्स्ट है हमारे पास माइक्रोटिया. माइक्रोटिया मीन्स अंडर डेवलप्ड ईयर्स. इसका मतलब है कि जो हमारे ईयर की डेवलपमेंट वो पूरी तरह हो नहीं रखी, उसे बोलते हैं हम माइक्रोटिया. अब माइक्रोटिया में हमारे पास 4 स्टेजेस होते हैं या फिर 4 ग्रेड्स होते हैं. पहली ग्रेड है हमारी, जो हमारा ईयर होगा वो स्मॉल होगा लेकिन वो नॉर्मल होगा. इसका मतलब है कि ईयर की साइज़ है वो छोटी होगी पर वह नॉर्मल ईयर की तरह एक्ट करेगा और उसकी तरह दिखेगा. अब नेक्स्ट है हमारे पास ग्रेड 2. ग्रेड 2 में जो हम बाहर से ईयर को देखेंगे तो उसमें कोई भी रिकॉग्नाइजेबल एनाटॉमी दिखेगी हमें एबनॉर्मलिटी, उसे हम बोलेंगे ग्रेड 2 माइक्रोटिया. ग्रेड 3 में जो हमारे सॉफ्ट टिश्यूज़ होते हैं ईयर की वो बेंड हो जाएंगी, मतलब कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगी, तो हमें अपने ईयर की प्रॉपर साइज़ और शेप नहीं दिखेगी. ग्रेड 4 है हमारा नो एक्सटर्नल ईयर एंड नो ईयर कैनाल. इसका मतलब है कि ईयर टोटली एब्सेंट होगा, ईयर हमें दिखेगा नहीं. अब हम आगे बढ़ते हुए आते हैं कोजेस पे. कोजेस में हमारा पहला है जेनेटिक फैक्टर्स. जेनेटिक फैक्टर्स जैसे कि इनहेरिटेड ट्रेट्स या फिर वेरिएशन कोई भी स्पेसिफिक जीन में. सपोज म्यूटेशन के टाइम पर हमारे जीन्स में कोई भी दिक्कत आ जाए या फिर जो हमारे क्रोमोसोम्स है वो ढंग से एक्ट ना करके किसी और साइट पे एक्ट कर जाए तो वो होते हैं हमारी वेरिएशन स्पेसिफिक जीन्स. नेक्स्ट हमारे पास ट्रॉमा. ट्रॉमा में हमारे पास आते हैं एक्सीडेंट या फिर कोई भी टाइप की इंजरी या फिर चाइल्ड बर्थ के टाइम पर कोई भी फोर्सफुल ट्रॉमा हो जाए जिससे हमारे जो बेबी के सॉफ्ट ईयर्स होते हैं वो बेंड हो जाएं, उसको बोलते हैं हम फोर्सफुल ट्रॉमा ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ. थर्ड हमारे पास डेवलपमेंटल इश्यूज़. डेवलपमेंटल इश्यूज़ में एम्ब्रियोनिक स्टेज होती है हमारी फीटस की. उस टाइम पर जब ईयर फॉर्म हुए होते हैं और उस टाइम पर हमारे पास जीन्स में कोई भी एबनॉर्मलिटी आ जाए जो हमारी ईयर की प्रॉपर ग्रोथ ना होने दें, उसे हम बोलेंगे डेवलपमेंटल इश्यूज़. अब हम आते हैं साइन एंड सिम्टम्स पे. साइन एंड सिम्टम्स को हम क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस ही बोलते हैं. फर्स्ट है हमारे पास एबनॉर्मल ईयर शेप. अब एबनॉर्मल ईयर शेप से आप समझ सकते हो कि जो हमारी ईयर की शेप होगी वो नॉर्मल ईयर से डिफरेंट होगी या फिर जो उनकी पोजिशनिंग होगी वो भी डिफरेंट होगी और वो एसिमेट्रिकल भी हो सकते हैं, मतलब कि एक ईयर हमारा छोटा एक ईयर हमारा बड़ा हो सकता है या फिर दोनों की शेप हमारी डिफरेंट हो सकती है. यहाँ तक सबको समझ में आ चुका होगा. अब नेक्स्ट हमारे पास जो हमारे आउटर ईयर कंपोनेंट्स होते हैं जैसे कि हेलिक्स, एंटी हेलिक्स एंड लोब्यूल. जो हेलिक्स है, हेलिक्स क्या है, हमारी ईयर जैसे हमारा ये ईयर है तो ईयर का जो ऊपर वाला पार्ट है ये हमारा है हेलिक्स. और जो हमारे फोल्ड्स होते हैं ईयर में अंदर के साइड वो मिडल पार्ट में, उसको हम बोलते हैं एंटी हेलिक्स. और जो हमारा लोब्यूल होता है नीचे वाला पार्ट जहाँ पे मेनली जो हमारे फीमेल्स होते हैं वो ज्वेलरी वगैरह पहनते हो तो हम बोले हैं लोब्यूल्स. अब हमारा नेक्स्ट साइन एंड सिम्टम है एसिमेट्री. एसिमेट्री का मतलब है कि जो हमारे ईयर होंगे वो हमें पोजिशनिंग में, साइज़ में और शेप में डिफरेंट दिखेंगे. जैसे कि हमारे एक ईयर है वो नॉर्मल शेप एंड साइज़ में है लेकिन जो हमारा दूसरा ईयर है उसकी साइज़
शेप पोजीशन फर्स्ट ईयर से डिफरेंट है, वो होती है हमारी एसिमेट्री। नेक्स्ट है हमारा प्रोट्रूशन। प्रोट्रूशन में क्या है, जो हमारे प्रोमिनेंट ईयर्स यानी कि जो हमारे ईयर्स हैं वो ऊपर की साइड से या नीचे की साइड से बढ़ जाएंगे, और जो हमारे अटैचमेंट होते हैं लोब्यूल के ईयर से वो हमारी हट जाएगी, उसका हम बोलते हैं प्रोट्रूशन। प्रोट्रूशन में हमारा सेकंड कंपोनेंट क्या है, जो हमारे एंटी हेलिकल फोल्ड्स होते हैं, जो मैंने कभी बताया, जो हमारे ईयर के मिडल पार्ट में हमारे फोल्ड्स आते हैं उन्हें हम बोलते हैं एंटी हेलिकल फोल्ड्स। अगर वो एब्सेंट होंगे या फिर वो ज़्यादा फोल्ड्स होंगे तो भी हमारी ईयर प्रोट्रूड कर सकता है। नेक्स्ट हम आते हैं पैथोफिजियोलॉजी में। पैथोफिजियोलॉजी में क्या है, हमारे कोई भी एटियोलॉजिकल फैक्टर्स जो कि हमने ऊपर पढ़े थे कॉजेस में, जैसे कि जेनेटिक फैक्टर्स, ट्रॉमा या फिर डेवलपमेंटल इश्यूज, उनके कारण क्या होगा, उनके कारण हमारे जीन्स में वेरिएशन आनी शुरू हो जाएंगी। अगर जीन्स में वेरिएशन आ गई तो म्यूटेशन तो होना ही होना है, तो जेनेटिक वेरिएशन के बाद हमारे पास आएंगी म्यूटेशन इन जीन्स। अब म्यूटेशंस आ गए जीन्स में, मतलब कि जो हमारा ईयर है वो प्रॉपरली फॉर्म नहीं हुआ, तो क्या होगी, एब्नॉर्मेलिटी आ जाएंगी। एब्नॉर्मेलिटीज इन जीन्स अफेक्शन शेप एंड पोजीशन। अब हमारे जीन्स में वो आ गई एब्नॉर्मेलिटी, उससे जो हमारी शेप है, साइज, पोजीशन सब कुछ अफेक्ट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा इंटरप्शंस इन अर्ली स्टेजेस ऑफ एम्ब्रियोनिक ईयर डेवलपमेंट। म्यूटेशंस आ गई हमारे जीन्स में, तो जो हमारी अर्ली स्टेज होते हैं एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की, जहाँ पे ईयर फॉर्म होता है, उसमें इंटरप्शंस आने शुरू हो जाएंगी। अब इंटरप्शंस आ गई हमारे एम्ब्रियोनिक स्टेज में, उसके बाद क्या होगा, जो हमारे टिश्यूज फ्यूज होते हैं, उनकी माइग्रेशन होती है, उनमें इशू आना शुरू हो जाएगा। इशू विद माइग्रेशन एंड फ्यूजन ऑफ टिश्यू फॉर्मिंग ईयर स्ट्रक्चर्स। अगर ये हमारी वो आगे डिफॉर्मिटीज़, तो हमारी ईयर का स्ट्रक्चर अच्छे से दिखेगा नहीं हमें। नेक्स्ट है हमारा डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में जैसे कि हम किसी भी क्लिनिकल सेटिंग्स में जाते हैं, वहाँ पे जो हमारे फिजिशियन या फिर डॉक्टर्स होते हैं या फिर लैब टेक्नीशियंस होते हैं, जो भी हमें कोई प्रॉब्लम है उनको कैसे इवैल्यूएट करेंगे, उसको हम पढ़ते हैं डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशंस में। तो फर्स्ट डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन हमारा विजुअल इंस्पेक्शन। जैसे कि हमारा, अब सबको पता है कि हमारा ईयर जो है वो आउटर पार्ट है, तो हम विजुअल इंस्पेक्शन से पता लगा सकते हैं कि हमारे ईयर में कोई भी डिफॉर्मिटी है या कोई भी दिक्कत है। सेकेंड है मेडिकल हिस्ट्री। मेडिकल हिस्ट्री में हम मेनली जो फैमिली हिस्ट्री होती है पेशेंट की, उसको भी हम एग्जामिन करते हैं। नेक्स्ट है हमारा मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में फर्स्ट आती है हमारी मेडिकल मैनेजमेंट। मेडिकल मैनेजमेंट देखो, हम पढ़ रहे एक्सटर्नल ईयर डिफॉर्मिटीज़। अगर डिफॉर्मिटीज़ होंगी स्टार्टिंग से तो कोई भी मेडिसिन एक्ट नहीं करेंगे उस पर, तो इसकी कोई भी मेडिकल मैनेजमेंट नहीं होती है। सेकेंड है हमारी सर्जिकल मैनेजमेंट। सर्जिकल मैनेजमेंट यूज़फुल होती है हमारी एक्सटर्नल ईयर डिफॉर्मिटीज़ में। जैसे कि पहली हमारी है रिकन्स्ट्रक्टिव सर्जरी। रिकन्स्ट्रक्टिव सर्जरी में क्या करते हैं, हम ईयर की शेप और उसकी अपीयरेंस को करेक्ट करते हैं। रीशेप एंड करेक्ट ईयर अपीयरेंस। सेकंड है हमारी ऑटोप्लास्टी। ऑटोप्लास्टी क्या है, ऑटोप्लास्टी हमारी एक कॉस्मेटिक सर्जरी की ब्रांच है, जो मेनली ईयर के रिकन्स्ट्रक्टिव सर्जरी को बार बार करके उसके लुक्स को एनहेंस करे, वो होती है हमारी ऑटोप्लास्टी। सबसेट ऑफ रिकन्स्ट्रक्टिव सर्जरी टू एनहेंस द एस्थेटिक्स ऑफ द ईयर। बार बार हम रिकन्स्ट्रक्टिव सर्जरी करेंगे ताकि जो हमारे ईयर की अपीयरेंस है, उसके एस्थेटिक्स है, वो एनहेंस हो जाए। नाउ लास्ट हमारे पास आते हैं नर्सिंग मैनेजमेंट। नर्सिंग मैनेजमेंट में हम क्या करते हैं, पेशेंट को एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे, उनको इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे, और फॉलो अप केयर। जो अभी डॉक्टर्स बोलता है कि तुम्हें आगे ये मेडिसिन लेनी है, ऐसे ऐसे अपने ईयर का ख्याल रखना है, तो वो होता है हमारी फॉलो अप केयर। आई होप आप सबको ये एक्सटर्नल ईयर डिफॉर्मिटी समझ में आ चुकी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।